नमस्कार। और हम लोग फिर से एक बार जो लॉ से संबंधित वीडियो है उसी को बना रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे, सीखेंगे और पाकेंगे। बहुत आदमी का किसका हो सकता है? काला आदमी काला सोच सबसे ससुर अब जो इंसान कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, उस इंसान से पूछिए सब कुछ बदलता है। कहीं एक चोट लग जाए शरीर पर तो सब कुछ बदल जाता है। तो इसी के चलते हम लोग छज्जू राम 248 और छल्लू 200 लाल का मामला है। एक हमारी मालकिन है, वही उन्हीं का मानना है। हम तो केस देख रहे थे, लेकिन वो मोटी और पतली का डिफिनेशन को डिफाइन कर रही थी। फालतू कुछ नहीं है, प्रकृति वास्तविकता है। स्टेट बसंत लाल, हमको व्यूवर नहीं बनाना, हमको समाधान बनाना है। कृष्ण दास मोहन मनोहर दास मोहन देसाई बनाम स्टेट ऑफ, इसमें परिवीक्षा के बारे में बताया गया है कि परिवीक्षा क्या है। हम लोग एक बात करेंगे कि ये शायद मैटर, जी हाँ मैटर है। और इसमें हम लोग एक चीज़ देखे थे कि अभी के समय में जो है 498 से रिलेटेड या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो केस है वो न्यायालय में बहुत अधिक मात्रा में फाइल हो रहा है। तो जो लड़की पक्ष है सेक्शन 8 कहता है कि अपराध के अन्य कारणों में भौगोलिक एवं चारित्रिक कारणों को सम्मिलित किया जा सकता है। देश का भौगोलिक वातावरण अपराधों को प्रभावित करता है। शोध एवं सर्वेक्षण के अनुसार भूमध्य रेखा से दूरवर्ती क्षेत्रों में संपत्ति विषयक अपराध अधिक एवं शरीर संबंधी अपराध कम होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अपराध अधिक एवं मैदानी क्षेत्रों में अपराध कम होते हैं। समुद्री किनारों पर अपराध अधिक होते हैं। शीत ऋतु में
संपत्ति विषयक एवं ग्रीष्म ऋतु में शरीर संबंधी अपराध अधिक होते हैं। जहाँ तक अपराधों के चारित्रिक कारणों का प्रश्न है, व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से अपराध की ओर उन्मुख होता है। और जैसे काम हुआ, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, लोभ, प्रबोध, निंदा, प्रमाद आदि। इनके अलावा समाचार पत्रों, अश्लील साहित्य एवं दूरदर्शन का भी अपराधों की वृद्धि में हाथ रहा है। समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन पर अश्लील चित्र, गाने, कार्टून, विज्ञापन, यौन संबंध, कामोत्तेजक दृश्य आदि भी अपराधों के आज मुख्य कारण है। चलचित्र से अपराधों की नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। पोलैंडी लैंड के अनुसार अपराध समाचार आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधों को प्रोत्साहन देते हैं। इसमें कहा गया, ये सेक्शन 8 है। और सेक्शन 7 में जो है ये अश्लील फिल्में से है। इसमें एक केस है सेक्शन 7 में, स्टेट गीताराम बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के मामले में ब्लू फिल्मों के प्रदर्शन को गंभीर अपराध मानते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देने से इनकार किया है। और आर्थिक कारण हो जाता है। आर्थिक कारण जो है ये सेक्शन 4 में है। आर्थिक विषमता एवं कमजोरी सभी अपराधों की जड़ है। अरस्तू की मान्यता है कि स्वर्ण या धन की लालसा ही अपराधों का मूल कारण है। आज अधिकांश अपराध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही नहीं, अपितु अतिरिक्त धन या वस्तुएं प्राप्त करने के लिए कारित किए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रलोभन ही अपराध का मूल कारण है। बकारिया, हम लोग बकारिया को पढ़ते थे बकरिया, बकारिया कभी हम लोग पढ़े हुए करते थे। जैसे बोलते थे संजीव सर बकारिया, तो लिख देते थे बकरिया। कहता है निर्धनता, भूखमरी आदि के कारण मनुष्य के व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और वह निराश एवं हतोत्साहत के कारण अपराध करने को विवश हो जाता है। डोनाल्ड टैम्प्ट के अनुसार मनुष्य के अपने सामाजिक स्तर के अनुसार भौतिक वस्तुएं जुटाने में असमर्थ रहने पर आर्थिक हीनता का भाव पैदा होता है। यदि वह विधिपूर्ण साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अवसर पाकर अपराध के माध्यम से पूर्ति का प्रयास करता है। जब व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है या बेरोजगार होता है या उसके पास जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं, तब वह अपराधों की ओर बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति चोरी, लूट, डकैती, रिश्ती, छल, वेश्यावृत्ति जैसे अपराध कारित करते हैं। तस्करी, कालाबाजारी, रिश्वत, खाद अपमिश्रण जैसे आर्थिक अपराध भी इसी प्रवृत्ति के घोतक हैं। चिन्ह सोमन विश्वास बनाम स्टेट ऑफ बंगाल, रतिराम बनाम स्टेट ऑफ प्रदेश। फेयर ट्रायल इज हार्ट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। अपने बाप, रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। रिजु विचारण आपराधिक विधि शास्त्र की आत्मा है। सोमन विश्वास बनाम स्टेट ऑफ बंगाल में उच्चतम न्यायालय चिकित्साधीन अभियुक्त को हथकड़ी लगाना एवं चैन से बांधे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। पूजा कर रही होगी या किस क्या की? ओ गॉड,
हम्म। वही हाल है इसका। संचित दंड विधि, संचित दंड की संहिता में आगे संचित दंड विधि का उल्लेख किया गया। संचित विधि का अध्ययन करने से पूर्व यहाँ संचित विधि के संबंध में मैन महोदय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाना उपयुक्त होगा। मैन महोदय ने संचित दंड के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत बताए हैं। जब किसी एक ही प्रकार के आपराधिक कार्य को बार बार दोहरा कर दिया जाए और उससे केवल एक ही अपराध बनता है। जब एक कार्य अथवा घटनाओं के क्रम से कई भिन्न प्रकार के अपराध होते हैं या एक ही स्वभाव के अपराध हो जिनका संबंध भिन्न व्यक्तियों से हो तो प्रत्येक ऐसा अपराध अलग अलग दंडनीय है। जब एक ही कार्य से भिन्न भिन्न अपराध बनते हैं तब अभियुक्त पर प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अभियोग लगाया जाएगा जिससे मामले को हर दृष्टि से देखा जा सके, परंतु अभियुक्त उन सभी अपराधों में से केवल उसी अपराध के लिए दंड का भागी होना पड़ेगा जो उन सभी अपराधों में गुरुतर है। कभी कभी एक कार्य जो स्वयं अपराध होता है अन्य कार्यों के साथ मिला देने से या तो भिन्न अपराध बन जाता है या उसी अपराध का गंभीर रूप धारण कर लेता है। यहाँ भी यह अधिक उपयुक्त होगा कि अपराधों पर न केवल एक मिले जुले अपराध के लिए अभियोग चलाया जाए अपितु हर छोटे अपराध के लिए दोषारोपण किया जाए। मदरसा में चाची मियाँ सब रहने बुतरू पढ़े छे हिली हिली है ना मदरसा में पढ़े छे अली बेता वाला माँ दिल रे तो ये नहीं बेचारी कतना शौक से आनलकै। बशीरुद्दीन अशरफ बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट 447 पलकधारी सिंह AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 1145 रामास्वामी 1962 बम्बई LR 440 R कपूर का प्रकरण AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 858 शेख मोहिन 1869 WR क्रिमिनल 38 कृष्ण शाहजी 1897 हरदयाल PR 58 सन 1905 राम नैना बनाम स्टेट ऑफ बिहार 1977 क्रिमिनल लॉ 467 पटना। ओ गॉड। पैनल लॉ ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पृष्ठ 260 मुन्ना स्वामी का मामला AIR 1948 मद्रास 359। और 11 जो सेक्शन है उसमें एकांत परिरोध के बारे में बताता है। एकांत पर जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता का अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास से दंडनीय करने की शक्ति है तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे निम्नलिखित मापन के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा।
यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक नहीं है तो 1 मास से अनधिक समय। यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 मास से अनधिक समय। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 मास से अनधिक समय। एकांत परिरोध अभियुक्त को समाज के मानव अंतर्मिलन से अलग कर देता है। इससे उसके मस्तिष्क पर दमनकारी प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का कहना है, मानव समुदाय से लंबे समय से अलगाव असहनीय हो जाता है और इससे कभी कभी मानसिक अवस्था का रोग भी हो सकता है। यही कारण है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने इस दंड का प्रयोग यदा कदा ही करने की सलाह दी है। एकांत कारावास की अधिकतम अवधि 3 मास निर्धारित हो गई है और यह भी अंतराल से ही दी जाएगी, एक साथ नहीं। एकांत कारावास की गणना निम्नलिखित परिमाप के द्वारा की जा सकती है। 6 मास से अधिक नहीं 1 माह, 1 वर्ष से अधिक नहीं 2 माह, जब 1 वर्ष से अधिक हो तब 3 माह। एकांत परिरोध की अवधि ये था एकांत परिरोध। अब एकांत परिरोध की अवधि सेक्शन 12। बीच में उन कलाविधियों या अन्यून अंतराल होंगे और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास से में एकांत परिरोध 7 दिन से पूर्व अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में ही उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। राती मोती खाना खैला रंग नहीं खैला रंग नहीं खैला रंग। हाँ परवीन की बा वो सब हाँ rights of private defense.
DEFENC डिफेंस। लगा के मतलब न लगा के खा दो आप नौ दिन के डिसाइड करिए खाना के कितनी है। मोबाइलो बात करे छो, मोबाइलो बात करे छो। ऑफेंसेज बाय लॉ। तुच्छ अपहानी कारित करने वाला कार्य, धारा 33। कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानी कारित होती है या कारित की जाने आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपहानी इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तुच्छ कार्य विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती। और यही कारण है कि संहिता में तुच्छ कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। हमारे दैनिक जीवन में कारित होने वाले ऐसे अनेक कार्य हैं जो दृश्य रूप में अद्यपित अत्यंत तुच्छ होते हैं, लेकिन उनकी प्राकृतिक अपराध अधिक होती है। जैसे किसी व्यक्ति के नीम से दातून तोड़ लेना, किसी की दावत में कलम डुबो देना, दावत में गाड़ी में धक्का मुक्की करते हुए बैठना आदि। फिर भी विधि के अंतर्गत उन्हें दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो हमारा सामान्य जीवन जीना दुश्वार हो जाता और दूसरी तरफ न्यायालयों में वादों की भीड़ लग जाती। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 33 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे अपहानी कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपहानी इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। बंजर भूमि पर खड़े वृक्षों से मूल्यहीन फलियां तोड़ लेना, अभियुक्त द्वारा बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी कारित किया जाना, दूसरे से टिकट पर यात्रा करने के अभियोग में मानहानि का मामला आदि आदि। इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपहानी में मन, शरीर या संपत्ति की क्षति भी सम्मिलित है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब कारित की गई अपहानी इतनी तुच्छ हो कि मामूली समझ व स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अर्थात सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उसकी शिकायत न करे। संहिता में अपहानी शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। यह सुनिश्चित करना न्यायालय के विवेकाधीन है कि कोई अपहानी कारित हुई है या नहीं। अपहानी शारीरिक या मानसिक क्षति के रूप में हो सकती है और उसमें ख्याति अथवा वित्तीय हानि भी सम्मिलित है। इस धारा की प्रायोज्यता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है: क्षति की प्रकृति, पक्षधारों की स्थिति, आशय का ज्ञान, परवर्ती परिस्थितियां, समान प्रज्ञान व्यक्ति की धारणा आदि। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया।
यदि इस प्रकार की सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता तो शायद उसका शरीर एवं संपत्ति हमेशा खतरे में पाई जाती। शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त है, क्योंकि राज्य पर भी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का दायित्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जबकि किसी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति के खतरे में होने पर उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह राज्य से अपनी रक्षा के उपाय प्राप्त कर सके। अतः ऐसी परिस्थितियों में उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए कुछ तत्कालिक अधिकार प्रदान किए गए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा कार्य, दुर्व्यवहार अथवा प्रतिशोध का नहीं। इस अधिकार के अंतर्गत किसी आक्रमण को उचित ठहराने के लिए ढाल की तरह उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विवेचन करना आवश्यक है, जिससे यह ज्ञात हो कि अभियुक्त ने वास्तव में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया था अथवा नहीं। अभियुक्त के द्वारा बिना युक्तियुक्त आधार के यह उपधारण कर लेना कि उस पर किसी आक्रमण के होने की संभावना है, अभियुक्त को इस अधिकार के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अपवाद, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ तथा अंत एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। चौंतीस में कहा गया, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोगों में की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता, और यदि वह इस तरह का कोई कार्य करता है तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। धारा 34 के अनुसार ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। नथिंग इज एन ऑफेंसेज विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद 35 में कहा गया है, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। धारा 37 के अंतर्गत निबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल रहा हो या अचल उसकी प्रतिरक्षा करे। 35 में कहा गया, धारा 35 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की चाहे वह चल हो या अचल हो प्रतिरक्षा करे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिभाव करता है तो उसे अपने इस अधिकार को साबित करना होता है। 35 Mm-hmm.